हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या द लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने सेंटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया था, आज उसी सेंटेंस में पार्ट ऑफ सेंटेंस में आगे के पोर्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। वेल फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया था। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, और इस वीडियो में हम लोग उस सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में और डिटेल जानकारी लेंगे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करते समय, सेंटेंस को पार्ट करते समय फर्स्ट सेंटेंस को दो पार्ट, जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में जानते हैं। देन सब्जेक्ट के पोर्शन को समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, जिन्हें क्वालिफायर और हेड वर्ड कहेंगे। जिन्हें क्वालिफायर्स और हेड वर्ड कहेंगे। देन क्वालिफायर्स भी पार्टली दो पार्ट हो जाते हैं क्वालिफायर के भी, जिससे डिटरमिनर और एडजेक्टिव कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब आपको सब्जेक्ट में, जैसे एग्जांपल्स में भी मैंने आपको बताए थे कि एक वर्ड का भी हो सकता है सब्जेक्ट, दो वर्ड के भी हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। फिलहाल सब्जेक्ट में एक पार्ट जो रिमेन हो गया था, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम फाइनली देखें तो सब्जेक्ट के हमारे जो तीन पार्ट्स सामने हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट डिटरमिनर है, देन एडजेक्टिव यूज होंगे, देन हेड वर्ड यूज होंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट का एक और पार्ट हो सकता है जो फ्रेज के रूप में होगा। फ्रेज फ्रेंड्स, फ्रेज का मतलब ये है कि फ्रेज एक से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि किसी एक सब्जेक्ट को निश्चित करने के सेंस में यूज़ किया जा रहा हो, या डिस्क्राइब करने के संबंध में, या कुछ स्पेशल चीज़ उसके बारे में बताने के लिए यूज़ किया जा रहा हो। तो फ्रेज़ भी, यहाँ जो फ्रेज़ का इस्तेमाल होगा उसको एडजेक्टिवल फ्रेज़ ही बोलेंगे। देखिए, सिंगल वर्ड होता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और अगर कई वर्ड्स मिलकर एक सेंस बना रहे हैं तो उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज़ बोलेंगे। तो यहाँ जो हम नए पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वही है एडजेक्टिवल फ्रेज़। तो पहले तो हम ये समझ लें कि एडजेक्टिवल फ्रेज़ होते क्या हैं। तो एडजेक्टिवल फ्रेज़ के बारे में, जब हम एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के पार्ट के रूप में एडजेक्टिवल फ्रेज़ को देखते हैं, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ हमें इसी हेड वर्ड को सुनिश्चित कराने के काम में आता है, इसी को मॉडिफाई कराने के काम में आता है, या इसके बारे में कुछ स्पेशल टर्म्स या इसकी पोजीशन को क्लियर करता है एडजेक्टिव फ्रेज़। अब ये किस तरह के सेंटेंस, कैसे सेंटेंस में ये यूज होते हैं, तो एक दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, द ब्लैक क्रो sitting on a tree
a black crow sitting on a tree flew away. अब जैसे कि इसमें हम देखें, अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट की बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट अब हमारा यहाँ हम प्रेडिकेट को ढूंढने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर प्रेडिकेट फाइंड करना है तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है और वर्ब के बाद का हिस्सा जो होगा वो प्रेडिकेट पार्ट में आएगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब हमें पहले ये मिल रहा है फ्लू, यानी फ्लू अवे, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है यहाँ पे। और इसको छोड़कर बाकी से सारे वर्ड जो आए हुए हैं ये सभी सब्जेक्ट पार्ट है। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला था, एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी शब्द हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं। तो जरा हम पहले इसमें पहले की चीज़ें जैसे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है इसमें। अब डिटर्मिनर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हेडवर्ड की ख़ास तौर से हेडवर्ड के नंबर की, हेडवर्ड की संख्या को निश्चित करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्पेशली जितने भी वर्ड्स आते हैं वो हेडवर्ड की संख्या को ही निश्चित करते हैं डिटर्मिनर के रूप में। यहाँ डिटर्मिनर द है जो स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेशलिटी है, क्रो को स्पेशल बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यूनिकनेस दिखाने के लिए द का यूज़ हुआ। तो द एक डिटर्मिनर पार्ट है। और फिर हम आते हैं दूसरा वर्ड जो ब्लैक है, ब्लैकनेस, ये एडजेक्टिव वर्ड है और ये दोनों ही क्रो के लिए आए हैं। दैट मीन यहाँ पे एक नाउन जो इस्तेमाल हुआ है यही है हमारा हेडवर्ड क्रो। अब इसके बाद का जो हिस्सा बचा, सिटिंग ऑन अ ट्री, अब ये सिंगल वर्ड आपको कोई मतलब नहीं देगा। सिटिंग ऑन अ ट्री ये एक पोजीशन क्लियर कर रहा है क्रो की। सेंटेंस अगर इसको नहीं करते हैं, द ब्लैक क्रो फ्लू अवे, ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है, बट और ज़्यादा श्योर करने के लिए कि किस क्रो की बात की जा रही है, कि कौन सा क्रो है जो उड़ गया है, तो ये उसकी पोजीशन को क्लियर करने के लिए वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ यूज़ हुए हैं, सिटिंग ऑन अ ट्री। तो ये एक फ्रेज़ के रूप में इस क्रो को सुनिश्चित करा रहा है कि ये कौन है। और यही सेट ऑफ वर्ड्स, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेज कहे जाते हैं। और एग्जांपल्स में हम इन्हें देखेंगे, जैसे द लैम मैन विद अ स्टिक, हैज फॉलन। अब यहाँ पे देख सकते हैं द लैम मैन विद अ स्टिक, यहाँ से हैज़ फॉलन ये प्रेडिकेट पार्ट है। अब यहाँ सब्जेक्ट पार्ट में हम देखते हैं तो द डिटर्मिनर के रूप में है, लैम ये एडजेक्टिव के रूप में है, हेड वर्ड हमें मैन दिख रहा है यहाँ पे, और उसके बाद विद अ स्टिक। तो द लैम मैन हैज़ फॉलन, एक कोई लंगड़ा आदमी है जो गिर गया है, और लेकिन कौन सा लंगड़ा आदमी है, तो ये जो विद अ स्टिक जिसके हाथ में छड़ी थी, तो ये और श्योर करा रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। एकदम सब्जेक्ट यानी जो मेन वर्ड है, हेड वर्ड है हमारा, उसको निश्चित करा रहा है, एकदम श्योर कराने की कोशिश कर रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड। सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। नाउ इन अदर सम एग्जांपल्स सच एज, now you may work with me. A little boy sitting in the corner, is crying. A little boy sitting in the corner is crying. तो यहाँ पे हम फिर से देखें तो लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, ये फिर से यहाँ पे यूज़ हुआ है एक ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में, जो बॉय को और श्योर कर रहा है कि बॉय, कौन से बॉय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस बॉय के बारे में बात हो रही है और इसी को श्योर करा रहा है कि वो जो बॉय है वो कहाँ है, जो किनारे बैठा हुआ बच्चा है वही बच्चा रो रहा है।
तो यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज है हमारा सिटिंग इन द कॉर्नर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दैट बॉय with blue eyes is weeping। फिर से देखेंगे इस सेंटेंस में, तो दैट बॉय विद द ब्लू आइज। अब यहाँ पे विद द ब्लू आइज, ये दैट बॉय यहाँ पे यूज़ हुआ है, डिटरमिनर के बाद हेडवर्ड यूज़ हुआ, और हेडवर्ड के बाद में जो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड आए विद ब्लू आइज, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के जो कंप्लीट 4 पार्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो आई थिंक अब आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। वेल, अब हम आगे सब्जेक्ट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। नाउ जस्ट वर्क ऑन प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में हम देखें, प्रेडिकेट पार्ट में हम इसको अगर पार्ट करें तो सबसे पहले वर्ब एंड अदर वर्ड्स के रूप में ले लेते हैं। अदर वर्ड्स में बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, और वर्ब मीन्स क्रियाएं जो वर्क कर, सब्जेक्ट जो भी वर्क करेगा वो सारे वर्ब के रूप में आएंगे। और इस वर्ब के भी 2 पार्ट हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी और कॉमनली आप नॉर्मल वर्ड्स में इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी, और जो नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे प्लेइंग, वॉकिंग और ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं वो आपके मेन वर्ब में आएंगी। और ऑक्सिलरी में आपने पढ़ी होंगी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सभी ऑक्सिलरीज हैं। हम वर्ब के सेपरेट पार्ट में आपको एकदम क्लियर करेंगे कि ऑक्सिलरीज कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन से फंक्शन होते हैं इनके, मेन वर्ब कैसे होते हैं, कैसे रिएक्शन देते हैं। आगे चलते हैं हम अदर वर्ड्स में। तो अदर वर्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो फिलहाल इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट केस हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और भी इससे अधिक वर्ड हो सकते हैं जिन्हें हम एडजेसेंट कहते हैं, एडजेंट कहते हैं। तो इनका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं वो जिनमें वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों ही बातें हो सकती हैं, या अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। आप नॉर्मली इसे अपने सिलेबस में अदर वर्ड के रूप में ही देखते हैं, तो अदर वर्ड्स के रूप में इसको हम वर्क करेंगे। अब हम आते हैं सीधे सेंटेंस पे, जिसमें हम वेरीफाई कर सकें इन सभी पार्ट को। सपोज he is trying to complete it. He is trying to complete it. तो यहाँ पे देखें, he सब्जेक्ट हो गया, is आपका ऑक्सिलरी वर्ब पार्ट है, और इसके साथ trying ये मेन वर्ब, ये पार्ट हो गया, और ये आपके अदर वर्ड्स हो गए यहाँ पे। Raju has called him कैप्टन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राजू
को बुलाया गया है, राजू के बारे में बात हो रही है, तो राजू आपका सब्जेक्ट है, हेडवर्ड के रूप में है। हैज़ कॉल्ड ये वर्ब है जिसमें हैज़ आपका ऑक्सिलरी है और कॉल्ड आपका मेन वर्ब है। हिम अब किसे बुलाया है, तो बुलाने को जिससे बुलाया जा रहा है वही है आपका ऑब्जेक्ट यानी हिम। और फिर क्या बुलाया जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में, इस ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं कैप्टन के रूप में, कैप्टन बुलाया जा रहा है। तो एक्चुअली दोनों हैं एक ही, लेकिन ये इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और थोड़ा सा समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीन्स जितनी भी नॉन लिविंग मटेरियल्स होंगे, वेल ऑब्जेक्ट के पार्ट देखेंगे जिन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बदल सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जो निर्जीव चीज़ें होंगी उन्हें हम, लाइफलेस निर्जीव चीज़ें होंगी उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब क्रिया के होने का सीधा प्रभाव पड़ जाए उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और अगर इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है, इसमें सभी सजीव चीज़ें होंगी, तो उन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि शी gave me a pen, she gave me a pen। यहाँ पे she हेडवर्ड के रूप में हुआ, gave ये वर्ब हो गया आपका, me ये ऑब्जेक्ट है और a pen ये भी ऑब्जेक्ट है। तो me एक लिविंग है, तो सो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ए पेन नॉन लिविंग मटेरियल है, सो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और जहाँ तक यूज़ करने की बात है तो किसे हम पहले यूज़ करें, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले यूज़ करना चाहिए और उसके बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट इन केस अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर दिया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू का इस्तेमाल करना होगा। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी गेव अ पेन टू मी। तो ये केस आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है तो उसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बट इन केस अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करते हैं तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। और कल या नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस जो कि 9th और 10th की क्लास में बुक में या सॉल्यूशन में या एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हैं, जैसे एग्ज़ाम में आपको फेस करना है वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।